नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी किस तरह से भारत में आती है और फिर किस तरह से वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित होकर भारत से चली जाती है। तो हम फ्रांसीसी कंपनी जो कि सबसे आखिर में यहाँ पर आ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। 1664 ईस्वी में फ्रांस के शासक लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए एक सरकारी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की और इस कंपनी का नाम कंपनी देश ओरिएंटलिस इंडिसे रखा गया। ठीक है, अंग्रेजी में तो हम इसको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, सॉरी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फ्रेंच भाषा है उसमें इसको क्या कहा गया, कंपनी देश ओरिएंटलिस इंडिसे। 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो जो फ्रैंकोस कैरो है उसके नेतृत्व में जहाजी बेड़ा भारत आता है। 1668 ईस्वी में पहली बार फैक्ट्री सूरत में स्थापित होती है और मरकारा के नेतृत्व में दूसरा जहाजी बेड़ा भारत आता है और इसने 1669 ईस्वी मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की। तो पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हो रही है, सूरत में, और दूसरी कहाँ स्थापित हो रही है, मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में। 1672 से 73 ईस्वी में एडमिंटन डेला हे ने गोलकुंडा के शासक से सैन टोमे या सैन थोमे का क्षेत्र छीन लिया। अब 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी अधिकारी फ्रैंको मार्टिन ने सेखा लोदी से पुदुचेरी का क्षेत्र प्राप्त किया और यहाँ पांडिचेरी नामक नगर की स्थापना की। किसने, फ्रैंको मार्टिन ने। अब ये ध्यान रखना कि लुई, यहाँ पर लुई किले का, फोर्ट लुई जो है उस किले का निर्माण भी यहाँ पर ये करवाते हैं। और पांडिचेरी का संस्थापक किसको माना जाता है, तो माना जाता है फ्रैंको मार्टिन को। किसको, फ्रैंको मार्टिन को। अब देखिए 1710 ईस्वी में पांडिचेरी को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया और फ्रैंको मार्टिन को पांडिचेरी का गवर्नर बनाया गया। 1690 से 92 ईस्वी में चंद्रनगर में फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई और चंद्रनगर उत्तर भारत में स्थित फ्रांसीसियों की प्रमुख फैक्ट्री थी। 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में माहे, 1733 ईस्वी में करिकाल आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों में इन्होंने अधिकार कर फैक्ट्री की स्थापना की। और ये दिनों दिन इनका मतलब जो क्षेत्र विस्तार था बढ़ते जा रहा था और ये अंग्रेज़ों की नज़रों में भी खटकने लगे थे। ऊपर से हम यूरोप में भी देखते हैं कि 100 वर्षीय युद्ध, 70 वर्षीय युद्ध, गुलाबों का युद्ध वगैरह वगैरह फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, यूरोप में भी सुपर पावर की, भाई इंग्लैंड में कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, इस बात को लेकर इनके बीच में कई युद्ध देखने को मिलते हैं। उसका प्रभाव हम इनके उपनिवेशी क्षेत्रों में भी देखेंगे। प्रारंभ में अव्यवधिक प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनी को ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं हुआ। 1720 ईस्वी में कंपनी का पुनर्गठन किया गया और उसे नया नाम क्या नाम दिया गया, द परपेचुअल कंपनी ऑफ फ्रांस, ये उसका नाम दिया गया और फ्रांस की चिरस्थायी कंपनी इसका नाम दिया गया। अब यहाँ पर 1720 से 1742 ईस्वी के बीच फ्रांसीसी कंपनी के भारत में योग्य गवर्नर लीनो और ड्यूमा बने, जिनके नेतृत्व में फ्रेंच कंपनी को आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूती मिली। 1724 के बाद एक और योग्य गवर्नर डुप्ले यहाँ पर आते हैं और इन्होंने नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी आर्थिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक शक्ति भी बनाते हैं और राजनीतिक हस्तक्षेप की शुरुआत ये भाई साहब करते हैं। डुप्ले पहला यूरोपीय है जिसने भारत में भारतीय शासकों के खर्च पर उनके दरबार में यूरोपीय सेना रखने की नीति अपनाई। और कह सकते हैं कि जो सहायक संधि बेलेजली 1802 ईस्वी या फिर 1799 में पहली बार हैदराबाद को शामिल करके जिसकी शुरुआत करता है 1798-99 में, उस पद्धति को शुरू करने का काम बहुत पहले ही 1742 के आसपास कौन कर दे रहा है, वह कर दे रहा है डुप्ले।
वह पहला यूरोपीय है जो भारतीय राज्यों के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। कौन? डुप्ले। 1754 ईस्वी में गोडुहू जैसा अयोग्य व्यक्ति गवर्नर बनकर आता है और ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच में व्यापारिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिसमें फ्रांसीसी शक्ति अंतिम रूप से पराजित होती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच कंपनी को भारत में पांडिचेरी और चंद्रनगर जैसी कुछ बस्तियों तक सीमित रखा। भारत की स्वतंत्रता के बाद हम देखते हैं कि भारत सरकार के अनुरोध पर फ्रांस सरकार ने भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों, जिनमें पांडिचेरी, चंद्रनगर आदि शामिल थे, भारत सरकार को 1952 में सौंप दिया। तो वहीं ये आते हैं, हमने देखा कि 1664 ईस्वी में ये अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं और फिर कब चले जा रहे हैं, तो 1952 में ये पूरी तरह से भारत से समाप्त हो जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, ये वाला पेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1731 ईस्वी में स्वीडिश कंपनी स्वीडन की स्थापना होती है, यानी कि जो स्वीडन है ये भी पीछे नहीं हटते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ इनको कहते हैं, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह को। और ये जो देश रहते हैं ना भैया, ये खुशहाली की रैंकिंग में वर्ल्ड की टॉप कंट्री मानी जाती है। लेकिन इन्होंने भी उपनिवेशवाद में अपने हाथ आजमाए थे। जहाँ पर स्वीडिश कंपनी 1731 में आती है, हालांकि वह ज़्यादा चलती नहीं है और इसका ज़्यादातर व्यापार जो रहता है वह चीन से रहता है और भारत में यह बहुत कम ही काम करती है। अब भारत में यूरोपीय कंपनियों को कुछ अलग अलग तरीक़ों से हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम इनकी स्थापना को देखते हैं, ठीक है। पुर्तगीज़ एस्टाडो द इंडिया, हम देखते हैं कि पोर्चुगीज़ जो इनकी भाषा है उसमें इनको क्या कहते हैं, एस्टाडो द इंडिया। एस्टाडो द इंडिया इसका नाम है पुर्तगाली कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आती है, डच कंपनी 1602 में आती है, डेनिश कंपनी आती है 1616 में, फ्रेंच कंपनी 1664 में और स्वीडिश कंपनी 1731 में। तो ये क्रम आपको याद रखना है। पुर्तगीज़ हम देखते हैं कि पुर्तगाली 1498 में ही वास्को ड गामा की जो खोज होती है, समुद्री मार्ग से वह केरल के कालीकट क्षेत्र में पहुंचता है और इसके बाद से ही लगातार व्यापार के माध्यम से जो पुर्तगाली लोग हैं वो भारत में आते हैं और धीरे धीरे अपनी कंपनी स्थापित कर लेते हैं। दूसरी कंपनी जो होती है वह ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में वह स्थापित होती है। फिर डच कंपनी 1602 ईस्वी, फिर डेनिश कंपनी 1616 ईस्वी, फिर फ्रेंच कंपनी 1664 ईस्वी और फिर स्वीडिश कंपनी 1731 ईस्वी में आती है। अब भारत आने के क्रम को अगर हम देखें तो पुर्तगाली सबसे पहले आ रहे हैं, फिर डच दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि कंपनी यहाँ पर देखो, यहाँ स्थापना के क्रम की बात अगर हम जब यहाँ पर कर रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना। स्थापना का क्रम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने कहा कि भाई मैं एक संगठन बना रहा हूँ, ठीक है। मेरा संगठन का नाम है कि आज से हम जो कचरा बीनने का काम करते हैं या फिर जो लोग हैं उनकी मदद हम करेंगे और हम लोक सेवक संघ यहाँ पर बना रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर। अब आपने कहा कि हमारा संघ बना है 2025 में और ये काम शुरू करेगा 2027 से, ठीक है। आपने ये प्लान बनाया, तो कुछ ऐसा ही इनका भी था। पुर्तगीज सबसे पहले इनकी कंपनी स्थापित होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित जरूर हो रही है, लेकिन वह भारत कब आ रही है, 1608 ईस्वी में। हम देखते हैं कि जो कैप्टन हॉकिंस है वो यहाँ पर जहाजी बेड़ा लेकर आ रहे हैं और वो जहांगीर के दरबार में अकबर के नाम का पत्र लेकर जा रहे हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि कैप्टन हॉकिंस यहाँ पर जो है, फिर टॉमस थ्रो आता है बाद में जहांगीर के दरबार में। तो इस तरह से अलग अलग कंपनियां यहाँ पर स्थापित होती है और आ रही हैं। अब इसके बाद में देखिए, आने के क्रम में पुर्तगाली पहले आ रहे हैं, फिर डच आ रहे हैं 1605 में, ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में, फिर उसके नीचे का क्रम जैसे का वैसा है, डेनिश, फ्रेंच और स्वीडिश। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, पुर्तगाली, इन तीनों में थोड़ा सा झोल है भैया। पुर्तगाली तो स्थापित पहले हो रहे हैं, आ भी पहले रहे हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित हो रही है और
डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित हो रही है, लेकिन पहले कौन आ रही है? डच और ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, इसको ध्यान में रखना, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। फ्रांसीसी कंपनी के पतन के कारण की बात करें तो फ्रेंच नौसेना की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नौसेना थी वह मजबूत थी। फ्रेंच कंपनी पर सरकारी नियंत्रण था, यह सरकारी कंपनी थी, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह सरकारी कंपनी नहीं थी, वह व्यापारियों की कंपनी थी। उन्हें पूरी छूट थी और ऐसा भी नहीं था कि यहाँ पर भारत की जनता के साथ वह शोषण नहीं कर सकते। किसी भी हद तक जाकर उन्हें मुनाफा कमाना था, इसके लिए शोषण करें, हत्या करें, कुछ भी वह यहाँ पर कर सकते थे, क्योंकि कौन सा उनका भारत देश था। तो भैया यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में ज़्यादा खुलापन था, फ्रेंच के पास में थोड़ा दबाव था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास योग्य अधिकारी आए, जबकि हम देखते हैं कि कून्हा जैसे कुछ अयोग्य अधिकारी हमें फ्रेंच में मिलते हैं, और डुप्ले के बाद में हम देखते हैं कि फ्रेंच कंपनी में हमें ऐसे अधिकारी मिलेंगे जो षड्यंत्रों में ज़्यादा लिप्त रहते हैं, राजा महाराजाओं की राजनीति में ज़्यादा दखल अंदाजी करते हैं, और उन्हें लगता है कि ऐसा करके राजाओं को आपस में लड़वा कर वे दखल अंदाजी करेंगे और क्षेत्र का विस्तार कर लेंगे। इसमें वे नाकामयाब हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो फ्रेंच रहते हैं वह राजाओं की राजनीति में ही पड़े रहते हैं, जबकि अंग्रेज बंगाल जैसे बड़े प्रांत को जीत लेते हैं, और इसके बाद उनकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर कर्नाटक युद्ध भी हो रहा है। अब हम कर्नाटक युद्ध को इस तरह से पढ़ रहे हैं, आगे हम और विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन हम इस युद्ध को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये न केवल नवाब और शासकों का युद्ध था, बल्कि इनडायरेक्टली यह ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी का युद्ध था, क्योंकि एक का समर्थन ब्रिटिश कर रहे थे तो दूसरे का समर्थन फ्रेंच कर रहे थे। जो जीतता उसकी न केवल उसके पक्ष का राजा बनता, बल्कि उसका प्रभाव भी भारत में ज़्यादा बढ़ जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रांसीसी कंपनी की प्रतिस्पर्धा का यह चरम स्तर था। अब यहाँ पर जो कोरोमंडल तट है, कर्नाटक रीजन है, अब वहाँ पर कर्नाटक रीजन, ये कोरोमंडल तट, और ये जो गोवा वगैरह है, इसको जो कहते हैं इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। ये गोवा और ये जो कर्नाटक वगैरह है, इधर ये समुद्र जो लगा हुआ है उसको। अब प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच में होता है। एक्स ला सापेल की संधि 1748 के साथ यह समाप्त होता है। दूसरा युद्ध होता है 1749 से 54 ईस्वी के बीच में। पांडिचेरी की संधि 1755 के साथ ये समाप्त होता है। तीसरा युद्ध जो होता है 1756 से 63 तक ये चलता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यह युद्ध सप्तवर्षीय चलता है, और इस समय पर फ्रांस और ब्रिटेन न केवल भारत में बल्कि अलग अलग उपनिवेशों में भी लड़ रहे होते हैं। फिर इसके बाद में दोनों के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पेरिस की संधि होती है, तो उसके बाद ये हर जगह अपनी शांति स्थापित कर लेते हैं, और फिर जो फ्रांस रहते हैं भैया, फ्रांसीसी रहते हैं, वो यहाँ पर अपना क्षेत्र वगैरह अंग्रेजों को सौंप देते हैं पेरिस की संधि के बाद 1763 में। अब हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध को। 1746 से 1748 ईस्वी। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मुद्दा इस युद्ध का कारण था। ब्रिटिश व फ्रांसीसी कंपनी की महत्वाकांक्षा। अर्काट का युद्ध यहाँ पर होता है, सेंट टॉमे का युद्ध भी इसको कहते हैं, 1746 में होता है। अब देखो यहाँ पर ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मुद्दा, एक का समर्थन कर रहा है वही फ्रांस और एक का कर रहा है ब्रिटेन। जिसका समर्थक राजा बनेगा उसके प्रभाव में वृद्धि होगी। भारत में भी कुछ ऐसा ही था। फ्रांसीसी काफ़ी हद तक राजनीति में प्रवेश कर चुके थे और राजाओं की राजनीति में अपने अपने षड्यंत्र डालने लगे थे। अंग्रेज भी बंगाल को जीतकर राजाओं की राजनीति में प्रवेश करने लगे थे। कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन, जो जिसको महफूज खां भी कहते हैं, और उसके वर्सेस कैप्टन पैराडाइज का यहाँ पर युद्ध होता है। जो पैराडाइज रहता है या फ्रांसीसी रहता है, और यहाँ पर ये जीत जाता है। 1748 ईस्वी में ला सापेल की संधि होती है। फ्रांस की तरफ से डुप्ले और लाबुदान आता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बाज नोट आता है। फिर इसके बाद में आरकोट का युद्ध, पहला युद्ध जिसमें यूरोपीय सेना ने भारतीय शक्ति को यहाँ पर पराजित किया था, और
यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्काट के युद्ध में बहुत ही आसानी से यूरोपीय सेना को यहाँ पर जीत मिल जाती है। इससे अंग्रेज़ों के मन में और ये प्रभाव आता है कि भैया अब हम बहुत आसानी से भारत में क्षेत्र विस्तार यहाँ पर हम कर सकते हैं। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध हम यहाँ पर देखेंगे 1749 से 1754 ईस्वी। हैदराबाद एक तरफ रहता है, दूसरी तरफ रहता है कर्नाटक। दोनों तरफ भी ये गद्दी को लेकर चल रहा होता है संघर्ष। ठीक है। अब हैदराबाद में दो दावेदार रहते हैं, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। नासिर जंग का समर्थन क्लाइव करता है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी करती है, और मुजफ्फर जंग नासिर जंग के खिलाफ रहता है और वह भी दावेदारी पेश करता है हैदराबाद का निज़ाम बनने की। तो यहाँ पर डुप्ले इसका समर्थन करता है। इसी तरह कर्नाटक में दो दावेदार रहते हैं, चंदा साहिब और अनवरुद्दीन। चंदा साहिब का समर्थन डुप्ले करता है और अनवरुद्दीन का समर्थन क्लाइव करता है। अब यहाँ पर अंबूर का युद्ध होता है 1749 ईस्वी में। यह त्रिगुट युद्ध कहलाता है। 3 लोग इसमें लड़ते हैं। डुप्ले लड़ता है जो फ्रांसीसी गवर्नर है, चंदा साहिब लड़ते हैं। चंदा साहिब किसकी तरफ से, तो भाई डुप्ले इनको समर्थन दे रहा है कि भैया ये कर्नाटक के शासक बन जाए। अब मुजफ्फर जंग भी इनके पक्ष में। ठीक है। तो यहाँ पर डुप्ले मुजफ्फर जंग जिसको बनाना चाहता है वह हैदराबाद का निज़ाम, और चंदा साहिब जिसको बनाना चाहता है वह कर्नाटक का शासक। तो ये तीनों मिलकर कर्नाटक पर आक्रमण करते हैं, और इस युद्ध में अनवरुद्दीन मारा जाता है। अनवरुद्दीन कौन, जिसका समर्थन क्लाइव कर रहा था कि हम अनवरुद्दीन को भैया बनाएंगे यहाँ पर कर्नाटक का नवाब। तो यहाँ पर अनवरुद्दीन मारा जाता है और चंदा साहिब को यहाँ पर ये स्थापित कर देते हैं। ठीक है। अब जो अनवरुद्दीन का बेटा रहता है मोहम्मद अली, वह त्रिचिनापल्ली में अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहता है। क्यों? क्योंकि डुप्ले ने यह वादा किया था कि भाई हम अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर वह कर्नाटक के नवाब तो उसे बना नहीं पाता, यहाँ तक कि उसको बचा भी नहीं पाता। तो इस बात के लिए डुप्ले कहता है कि भाई कोई नहीं, हम तुम्हारे पिता को तो नहीं बना पाए नवाब, लेकिन हम तुम्हें ज़रूर बनाएंगे, फिलहाल तो तुम हमारे पास संरक्षण में रहो। अब त्रिगुट ने हैदराबाद पर भी आक्रमण किया और मुजफ्फर जंग को नवाब बनाया। ठीक है। तो यहाँ पर जो कर्नाटक में इन्होंने चंदा साहिब को बना दिया, और हैदराबाद में नासिर जंग को हटाकर मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया, निज़ाम बना दिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस समय तक डुप्ले का जो राजनीतिक प्रभाव था वह दक्षिण भारत में चरम स्तर पर था। कर्नाटक का नवाब, उसके पक्ष का चंदा साहिब, हैदराबाद का निज़ाम अनवरुद्दीन, उसके पक्ष का। तो यहाँ पर अनवरुद्दीन नहीं, सॉरी यार, उसका नाम क्या है, मुजफ्फर जंग, उसके पक्ष का। तो यहाँ पर 1751 ईस्वी में मुजफ्फर मारा जाता है और सलावत जंग नवाब बनता है। और यहाँ पर सलावत जंग किसके समर्थन से ये सब करता है? फ्रेंच कंपनी से। तो यहाँ पर फ्रेंच कंपनी लालच में आकर रणनीतियाँ रचती है और वह देखती है कि मुजफ्फर जंग अब उनके ज़्यादा काम का नहीं रहा, तो हम मुजफ्फर जंग की बजाय सलावत जंग का पक्ष लेती है। सलावत जंग मुजफ्फर जंग की हत्या करके अगला नवाब बनता है और फ्रेंच कंपनियों को वहाँ एलोर, मुस्तफ़ानगर, राजमुंदरी और चिरकराल के क्षेत्र देता है। अब इसके बाद में देखिए चंदा साहिब को हटा देते हैं ये कौन? क्लाइव। अब यहाँ पर क्लाइव जो रहता है अंग्रेज, वह चंदा साहिब जो कि यहाँ पर कर्नाटक के नवाब होते हैं उनको हटा देते हैं, और मोहम्मद अली कौन है? तो अनवरुद्दीन का बेटा है, जिसको मारकर चंदा साहिब नवाब बना था। तो अब अनवरुद्दीन अपने पिता की मृत्यु का बदला लेता है क्लाइव की सहायता से, चंदा साहिब से, और अगला नवाब बन जाता है कर्नाटक का। फिर पांडिचेरी की संधि होती है 1755 ईस्वी में, और इसके साथ ही युद्ध समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन ये होता है जो नहीं होना चाहिए था, वो ये होता है कि डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है और गोडेहू को अगला गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर बनाया जाता है। और गोडेहू उतना ज़्यादा कुटिल और उतना ज़्यादा राजनीतिज्ञ नहीं था, उतना ज़्यादा दूरदर्शी नहीं था जितना डुप्ले था। अब फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू रहते हैं वह पांडिचेरी की संधि करते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि पूरा युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ा किसके समय पर गया? डुप्ले के समय पर। लेकिन संधि कौन कर रहा है?
गोडेहू कर रहा है, क्यों? क्योंकि उससे पहले ही डुप्ले वापस चला जाता है फ्रांस। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भैया द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ रहा है डुप्ले, लेकिन उस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो संधि हो रही पांडिचेरी की 1755 में, उसमें संधि कर रहा है अगला फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी होता है और यूरोप में फ्रांस व इंग्लैंड के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध चलता है। क्लाइव प्लस वाटसन ये चंद्रनगर का घेरा डालते हैं, 1756 में, और गोडेहू फ्रांसीसी गवर्नर की सहायता हेतु काउंट डी बाली को भारत भेजा जाता है। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को बांडीवास का युद्ध होता है लाली और चार्ल्स आयरकूट के बीच में, ठीक है। अब ये जो लाली है, काउंट डी लाली, ये गोडेहू की सहायता के लिए आया था, और चार्ल्स आयरकूट ये जो रहता है ये अंग्रेज सेनापति रहता है। तो यहाँ पर बांडीवास तमिलनाडु क्षेत्र में यह युद्ध होता है और फ्रांसीसी सेना यहाँ पर बहुत बुरी तरह हार जाती है, और साथ ही साथ इनके इस समय पर अन्य क्षेत्रों में भी युद्ध चल रहे थे। तो यहाँ पर 1763 में इनकी पेरिस में संधि होती है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। उस संधि के परिणाम स्वरूप ये अपने अलग अलग उपनिवेशों में युद्ध की समाप्ति पर सहमति व्यक्त करते हैं, और भारत में भी 1763 में युद्ध समाप्त हो जाता है। अब जदुनाथ सरकार कहते हैं कि 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध के साथ भारत में आधुनिक युग की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर अंग्रेजों की वास्तविक शक्ति का विकास बंगाल विजय से होता है। बंगाल विजय 23 जून 1757 जब वह सिराजुद्दौला को हरा देते हैं और यहाँ पर गद्दी प्राप्त कर लेते हैं। इसी समय पर जो काउंट डी लाली आता है उसको भी वह काउंटर करते हैं और तमिलनाडु क्षेत्र में बांडीवास के युद्ध में उसको भी पराजित करते हैं। तो एक साथ दो सफलता उनके हाथ में लगती है। फ्रांस को भी वह कमज़ोर कर देते हैं, फ्रांसीसी कंपनी को, और साथ ही साथ एक बड़ा क्षेत्र बंगाल जैसे समृद्ध और बंदरगाहों से भरा क्षेत्र उन्हें मिल जाता है, और इससे कंपनी के विकास के काल की शुरुआत होती है। तो इसी के साथ में यह वीडियो होता है संपन्न, और यहाँ पर हमने समझा कि किस तरह से फ्रांसीसी कंपनी आई और किस तरह से फ्रांसीसी कंपनी गई। आने वाले वीडियो में हम बंगाल में किस तरह से ये स्थापित हो रहे हैं अंग्रेज, उसके बारे में हम बात करेंगे। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब उनसे अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु जीवन क्या है, श्री कृष्ण कहते हैं वास्तविक जीवन क्या है? जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव करना ही जीवन है। ये मत सोचो कि भविष्य में क्या होगा जब नौकरी नहीं लगेगी, क्या होगा जब कुछ और होगा। अभी सोचो कि अभी तुम्हारे पास में क्या है। अभी तुम खुश रह सकते हो, तुम्हारे पास में अच्छे दोस्त हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, उनके साथ में खुश रहो। ये मत देखो कि तुम अपने स्कूल टाइम में कितने खुश थे, अपने कॉलेज टाइम में कितने खुश थे। तुम बस प्रेजेंट में देखो और कोशिश करो कि तुम अपने प्रेजेंट को भी खुशहाल बना पाओ। क्योंकि हम अतीत की खुशियों को देखकर सिर्फ रो सकते हैं, क्योंकि हम ये देखेंगे कि हम पहले कितने खुश थे और अब उदास हैं। हम भविष्य की कल्पनाओं में भी हम उदास रह सकते हैं, क्योंकि नौकरी नहीं लगी या फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो बस दुख ही दुख होगा। इसीलिए प्रेजेंट में रहो, ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं, बस मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ हाथ लग ही जाता है। अगर कुछ बने भी नहीं तो एक समझदार इंसान तो बन ही जाएंगे, और समझदार इंसान बनने के लिए भी हजारों में कुछ एक ही कामयाब हो पाते हैं। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।